नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं अविनाश और आइए आज चर्चा करते हैं हम मध्य प्रदेश के ताजा सियासी परिदृश्य की। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल में। ये जो मौजूदा परिदृश्य उभर कर सामने आया है आशीष जी, उपचुनाव के बाद खासतौर से रामनिवास रावत जो हैं उनके भविष्य को लेकर अब कई तरह की बातें की जाने लगी हैं। बड़ी मुश्किल से तो वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आए। अब बीजेपी में आए तो आपने सभी ने देखा कि विधायकी जाती रही, मंत्री बना दिए गए, उपचुनाव हुए, हार गए, अब इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया है। क्या कहेंगे इस पूरे ही मामले को लेकर? देखिए, ये जो पूरा मामला जो घटनाक्रम चला है, इसमें सबसे ज्यादा जो ऑकवर्ड स्थिति है वो रामनिवास रावत की ही हुई है। एक वो कांग्रेस के बड़े नेताओं की पांत में गिने जाते थे, बड़े नेता थे वो। आगे जाकर अगर वो कांग्रेस में रहते और कांग्रेस में का जिस तरह का संक्रमण काल था जी, तो आगे पीछे वो एक अच्छी जगह बना सकते थे। तो इसलिए जब वो भाजपा में गए हैं तो वो सीनियरिटी तो उनकी गई। जो भी नया जाता है तो वो वहां से नए सिरे से शुरुआत करता है। तो रामनिवास रावत के साथ समस्या ये हो गई है कि कांग्रेस की सीनियरिटी उन्होंने छोड़ दी है। भाजपा में चुनाव हारने के बाद, विधानसभा का चुनाव हारने के बाद, अब वो एक नवागत नेता जैसा की स्थिति में आ गए हैं। अब बीजेपी उनके साथ क्या करती है ये देखना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी ने इतना निभाया, उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया, 3-4 महीने का उनको वक्त भी मिला चुनाव की तैयारियों का। वहां पर कई करोड़ के विकास कार्यों की, लाखों का काम की शुरुआत भी करी गई, कुछ शिलान्यास किए गए। मुख्यमंत्री ने कैंप किया, एक किस्म से सरकार ने जैसे उसको गोद ले लिया था विजयपुर विधानसभा क्षेत्र को। उसके बाद यदि वो सारा परफॉर्मेंस नहीं उभरता है तो बीजेपी के अंदर वैसे ही इतना बोझ है दावेदारों का, पद कम है, दावेदार ज्यादा हैं, तो बीजेपी अपने ही कॉर्डर को बैलेंस नहीं कर पा रही है। उसके पास देने के लिए पद इतने नहीं बच पा रहे हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस के लोग वहां पर जा रहे हैं या दूसरे दलों से जो लोग जा रहे हैं वो कैसे बीजेपी एडजस्ट करेगी, ये बीजेपी के लिए भी एक समस्या होगी। तो यहाँ बीजेपी इस जगह पे ब्रेक लगा भी सकती है कि उन्होंने पूरी भरसक कोशिश इनके लिए कर दी। ये अलग बात है कि रावत ने परोक्ष रूप से ठहराया है दोषी कि बीजेपी के जो असंतुष्ट हैं उनकी वजह से भी उनकी हार हुई। लेकिन देखिए, चुनाव है, जब वो कांग्रेस से लड़ते थे तब भी कांग्रेस में असंतुष्ट खेमा उनके साथ काम करता था। ये हर जगह काम करता है, हर क्षेत्र में काम होता है। तो इस सब चीजों से जीतना ही तो एक जो है नेता की पहचान होती है। तो इतने बड़ी बैकिंग के बाद यदि रावत हारते हैं तो कांग्रेस की तो छोड़िए, बीजेपी के लिए भी अब दिक्कत होगी कि उनको कितना आगे तक बिल्कुल एडजस्ट करेंगे। अच्छा, एक बात और है कि रामनिवास रावत जब बीजेपी में शामिल होने की बातें चल रही थी कि रामनिवास रावत बीजेपी में आ जाएंगे और जाहिर तौर पर उन्हें मंत्री भी बनाया जाएगा। छिंदवाड़ा से यही बात कही गई थी बीजेपी की ओर से कमलेश शाह को लेकर कि यदि वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। निर्मला सप्रे के लिए भी ऐसी कुछ तमाम बातें जो बीना की विधायक है उनको लेकर भी की जा रही थी। अब चूंकि रामनिवास रावत चुनाव हार गए हैं, मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो संख्या 31 मंत्रियों की हो गई थी मुख्यमंत्री को मिला के और रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में शामिल करके, अब वो फिर से 30 हो गई है। तो अब क्या लगता है कि अब क्या कमलेश शाह मंत्री बनाए जाएंगे या किसी और को मौका मिलेगा मंत्रिमंडल विस्तार के साथ? क्योंकि उस वक्त तो कमलेश शाह को शायद इस वजह से मंत्री नहीं बनाया गया था कि एक को मंत्री बनाया गया तो शायद जो है कार्यकर्ताओं पर अलग असर पड़े या बहुत तरह की बातें की गई थी और एक तरह से उनको वो रुक गया था मामला। लेकिन अब फिर एक जो संभावना है बलवती हुई है कमलेश शाह को लेकर के, या बाकी और लोग भी जो हैं दावेदार हैं मंत्री पद के या उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए कितने चांसेस देख रहे हैं आप? देखिए, चांस तो हो सकते हैं क्योंकि 3-4 सीटें खाली रहेंगी तो निश्चित तौर पर दावेदारों की जो हसरतें हैं फिर जोर मारेंगी। अब जहां तक रावत के मामला है, रावत की सीट जो खाली होगी, जैसा कि उनका इस्तीफा यदि स्वीकार भी आगे पीछे होगा तो वो सीट खाली होगी, तो ये तो कमलेश शाह का दावा बनता है, मतलब यानी रावत की सीट जो ऐसी होगी जैसे रेलवे की RSC सीट होती है। तो अब उनका जब वो अपनी सीट से उतरेंगे तो जो उनका जो दूसरा पीछे जो वेटिंग में है वो उस सीट पे काबिज होगा। तो कमलेश शाह को बनाना नहीं बनाना, अब बीजेपी के पास बहुत अभी इसके लिए मंथन की जरूरत होगी, इसलिए क्योंकि बीजेपी में इस वर्ग के भी बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारी
लाइबिलिटी बीजेपी के पास है, जी तो कमलेश शाह को हो सकता है मंत्री बना दें, लेकिन जैसे जैसे ये कांग्रेस से आए हुए, बाहर के आए हुए लोगों को बीजेपी बड़े पदों से नवाजेगी, वैसे वैसे उसके अंदर नेताओं का अनरेस्ट उभरेगा। जी ये बिल्कुल तय है। देखिए आप, चाहे गोपाल भार्गव हो, जयंत मलैया हो, अजय बिश्नोई हो, और ये तो सीनियर है, इनके साथ साथ इनके जी समकालीन, इनके पीछे बहुत बड़ी एक लाइन है जी जो तवज्जो के इंतजार में है और बिल्कुल परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सारे हालातों पे नाराजगी जताते हैं। जी तो ये ऊहापोह बीजेपी के साथ हमेशा रहेगी। वो ये बोल सकते हैं कि चूंकि रावत अब नहीं रहे तो वो एक सीट जो कांग्रेस से आए हुए जी नेता के लिए रख दी, वो दे दी जाए। जी। ये हो सकता है बस। पर आशीष जी, लेकिन आपको नहीं लगता क्या कि ये जो दल बदल की राजनीति है वो कहीं ना कहीं बहुत उसको झटका लगा है, प्रभावित हुई है? रामनिवास रावत के साथ जो हुआ, अब जो निर्मला सप्रे हैं बीना की कांग्रेस विधायक, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन बात बीजेपी में उनके शामिल होने की जाती रही है। अब ऐसे जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे और किस तरह से अब पार्टी उनके लिए निर्णय लेगी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए अब पार्टी को तो ये अगर निर्मला सप्रे का इस्तीफा होता है, जी यानी कह सकते हैं कि दिलाया जाता है, जी तो निर्मला सप्रे को उपचुनाव लड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता, रामनिवास रावत का भी अगर हम अंतर्मन देख लें तो जी चुनाव तो लड़ना नहीं चाहते होंगे, जी लेकिन ये संवैधानिक और कानूनी और सारी बिल्कुल मजबूरियां होती हैं, तो चुनाव तो लड़ना होगा। तो अगर बिना से चुनाव की स्थितियां बनती हैं, उपचुनाव की, तो वही जो लोगों का की जो सेंटिमेंट है या जो भावनाएं हैं जो रावत ने झेली हैं, वो जी निश्चित तौर पे उन्हें झेलनी पड़ेगी। जी तो इसलिए अब ये क्या रास्ता निकाला जाता है? स्वस्थ रास्ता तो यही है कि उपचुनाव कराए जाएं जी और वहां पे किया, और फिर दूसरे और भी रास्ते होते हैं। कई बार प्रकरण चलते हैं, फैसला नहीं हो पाता और इसमें काफी समय निकल जाता है। जी तो अब वो किस तरह की राह जो है निर्मला सप्रे के लिए बनेगी या बनाई जाएगी, ये बड़ा तो कांग्रेस दिलचस्प ने हो भी गया। नाराजगी दिखाई है, उसके उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात कही जा कांग्रेस रही, तो तमाम चीजें। हाँ, कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि उनका इस्तीफा कराया जाए, उपचुनाव कराया जाए। तो जी कांग्रेस दबाव बना रही है। जी जनता की भावनाएं और ये चीजें समझ में आती हैं, और खास तौर पे जो जहां से वो विधायक हैं, उस पूरे जिले की राजनीति में भाजपा जी को स्वीकार्य नहीं है। जी उस जिले के कई बड़े नेता इशारों में या खुल के ये बात कह चुके हैं। जी आप ये भी हम देख सकते हैं कि बीना को जिला बनाने की जो मुहिम शुरू हुई थी, जी उसी समय बीजेपी कुछ नेताओं ने खुरई को जिला बनाने की मुहिम शुरू कर दी थी। जी और अंततः ये हुआ कि मुख्यमंत्री को जो सारा जो बताया जाता है कि एक पूरा वहां पे एक आम सभा की तैयारी थी और वहां पे उनको घोषणा करनी थी जिले की, उन्हें उस चीज को बदलना पड़ा, उस कार्यक्रम को। बाद में परिसीमन आयोग का जन्म हो गया और ये चीजें फिलहाल के लिए रोक दी गई, लेकिन ये लंबे समय नहीं रोकी जा सकती हैं। अगर बिना में इस्तीफे की स्थिति आती है, उपचुनाव की स्थिति आती है, तो मुझे अभी तो ऐसा ही लगता है कि बहुत सहज चुनाव उनके लिए नहीं होगा, ना निर्मला सप्रे के लिए, ना भाजपा के लिए। आशीष जी, आखिरी सवाल, अब जो ये पूरा उपचुनाव ने बहुत सारी चीजें, फर्क नहीं पड़ता सरकार को जीतने और हारने का? 2 सीटों पर उपचुनाव था, एक जीती एक हारी। यदि दोनों जीत भी जाती तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता सरकार को, या हाथ से चली भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है मध्य प्रदेश की सियासत को, जो पड़ा है निश्चित तौर पर, और खासतौर से उन आयातित नेताओं को, खासतौर से बीजेपी में जो आए, कांग्रेस में बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, रामनिवास रावत तो अभी ताजा उदाहरण है, और भी सुरेश पचौरी वगैरह तमाम जो दिग्गज आए, उनका क्या होगा? क्या ये दल बदल की राजनीति एक परंपरा के रूप में आगे बढ़ेगी, या सत्ता प्राप्त करने के लिए जोड़ तोड़ का ये जो मामला सन 2020 से चला आ रहा है, या ये एक परंपरा बनेगा, या इस पर विराम लगेगा? किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये दल बदल की जो राजनीति है, ये तो बहुत मुश्किल है कि इसको थामा जा सके, और इसीलिए जब सबसे पहले हरियाणा में कई दशक पहले स्थितियां बनी थी, तो आया राम गया राम शब्द वहीं से इजाद किया गया था, जो चुनाव में होता है। तो चुनाव के समय ये स्थितियां हमेशा बनती है और मुझे नहीं लगता कभी भी थमेंगी। ये स्थितियां हमेशा रहेंगी और हर दल को इसको झेलना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि नैतिक रूप से ये चीजें गलत होती हैं, और कोई बड़ा नेता जो अपनी
किसी पार्टी में रह के 30-40 साल रह के सारे बड़े पद हासिल कर चुका हो और वो किसी छोटी सी उपेक्षा की बात करके दूसरे दल में चला जाए, तो ये बात जनता के गले उतरती नहीं है। और जो सामने वाला दल उसे लेता है, उस नेता को, वो सिर्फ अपनी तत्कालिक जरूरतों और समीकरणों के मद्देनजर ही लेता है, बाद में उनकी कोई जरूरत होती नहीं। और भाजपा ऐसी पार्टी है जहां पर जो उनका मूल कॉर्डर है, जहां पर उनका अनुशासन है, जो वो भावना बहुत उनके यहाँ प्रबल है, तो बाहर का गया हुआ नेता बहुत जल्दी वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं, जो नेता गए हैं भाजपा में, उनको लगातार झेलनी पड़ेंगी। उन्हें हो सकता है कोई पद भी मिल जाए, लेकिन वो स्वीकार्यता जो कैडर के अंदर होनी चाहिए वो बहुत मुश्किल होती है। और वो मुझे नहीं लगता कि जो मौजूदा स्थिति है, भाजपा अपने विशाल बहुमत के साथ सामने है, तो वो इतने सारे लोगों को एडजस्ट कर पाएगी। तो अब ये है कि इन सबको उन्हीं के साथ मिलकर चलना होगा। और जैसा कि अभी एक नेता का बयान भी आया था कि हमें भाजपा के संस्कार उन नेताओं को सिखाने पड़ेंगे जो बाहर से आए। तो देखिए, ये बहुत ऐसी स्थितियां हैं जो विजयपुर चुनाव के बाद और उभर के आई हैं, और उभर के मुझे लगता है कि आगे इनकी गूंज और सुनाई देगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, जो बीजेपी में छोड़ के आए, बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस को छोड़कर, अब उनका क्या होगा, किस तरह से पार्टी उनमें उनको एडजस्ट करती है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये भी होगी आशीष जी, निश्चित तौर पर, कि जो सालों से दरियां उठाकर और कुर्सियां जमाकर बीजेपी की सेवा करते आए हैं, बीजेपी को सींच कर उन्होंने वटवृक्ष बना दिया है, उनकी भी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं होंगी, उनको भी ध्यान में रखना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो किस तरह की सियासत अब देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में, और बीजेपी अपने काडर को बचाए रखकर किस तरह से संतुलन बना पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत को इन उपचुनाव ने कहीं ना कहीं एक सबक भी कह सकते हैं दिया है, या सीखने लायक बहुत कुछ ये उपचुनाव छोड़ गए हैं। चौथा खंबा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।